हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ मैराथन्स देख रहे हो और इन छोटे छोटे वीडियोस का मजा ले रहे हो। और भैया, नेगोशिएबल बहुत मजा आने वाला है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम एवन मजा आने वाला है। खूब सारे मजा आने वाले हैं। बस आप देखते चलो ये वीडियोस में आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, अब बारी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की और मुद्दा आ रहा है इनलैंड और फॉरेन। इनलैंड वर्सेस फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इनलैंड वर्सेस फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या है गुरुदेव, इनलैंड वर्सेस फॉरेन इंस्ट्रूमेंट? मेजॉरिटी बच्चा कंफ्यूज्ड है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो ड्रॉ इंडिया में होता है। ठीक है, और इंडिया में ड्रॉ होने वाली कंडीशन कंपलसरी है। इसके अलावा इनमें और जो दो ऑप्शन है वो दोनों में से कोई एक इंडिया में चाहिए। मतलब या तो रेसिडेंट इंडिया में होना चाहिए या तो पेएबल इंडिया में होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भारत में होना चाहिए। या तो रेसिडेंट इंडिया में होना चाहिए या तो पेएबल इंडिया में होना चाहिए। इनके बीच में और है गुरुदेव, ओ आर और। ए एन डी एंड नहीं, ओ आर और। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में तो एक पहले ऐसा हो सकता है कि अगर वो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है, क्योंकि इसमें इनलैंड में आपको बोला ना इंडिया में ड्रॉ होना कंपलसरी है। तो अगर वो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो वो सीधा ही फॉरेन हो गया। तो वो सीधा ही फॉरेन हो गया अगर वो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है। या दूसरे केस में क्या बोल रहा है, वो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, वो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है, मतलब भारत के बाहर है। लेकिन 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 वो मतलब ड्रॉन इंडिया में है, सॉरी, ड्रॉन वो इंडिया में है। तो आप बोलोगे इसे तो इनलैंड हो गया, लेकिन वेट, लेकिन वो रेसिडेंट भी आउटसाइड इंडिया है और पेबल भी आउटसाइड इंडिया है। मतलब आपको चाहिए था ना कि दोनों में से एक कंडीशन इंडिया में हो जाए, यहां दोनों कंडीशन इंडिया के बाहर हो गई। रेसिडेंट भी आउटसाइड इंडिया है, पेबल भी आउटसाइड इंडिया हो गई, बस ड्रॉर इंडिया में। ठीक है, तो ये होता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो इज इट द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्लियर टू यू? इनलैंड मतलब भारत में ड्रॉ, ठीक है, रेसिडेंट इंडिया में है या पेएबल इंडिया में है। फॉरेन मतलब ड्रॉन बाहर है, ड्रॉर जो है वो ड्रॉर जो है वो इंडिया में है या तो, और उस केस में रेसिडेंट बाहर ही है और पेएबल भी बाहर है। मतलब मैंने इन दोनों कंडीशन को बाहर अगर भेज दिया तो इंडिया में ड्रॉ होने के बावजूद भी वो फॉरेन हो जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के लिए दोनों में से एक चाहिए। इसीलिए आपकी बुक इतना फालतू डेफिनेशन लिखती है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन वो लिखो तो नंबर नहीं मिलते कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मींस अदर देन इंलैंड इंस्ट्रूमेंट। अब इसके नंबर थोड़े ना मिलेंगे आपको। अगला है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट वर्सेस इनलैंड, सॉरी, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। सर, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज क्लियर नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट में। और क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, या उसको प्रॉमिसरी नोट की तरह ट्रीट करना है, इस बात में हम लोग कंफ्यूज हैं। इसमें हमारा मेन कंफ्यूजन है कि इसको कैसे ट्रीट करना है। तो जो इस केस में ड्रॉई होगा, ठीक है, ड्रॉई होगा, वो उसको नेसेसरी तरीके से मान सकता है अगर ड्रॉई होगा इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, और ड्रॉर होगा इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। वो दोनों में से किसी भी तरीके से इसको अज्यूम कर सकता है, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज चाहे प्रोमिसरी नोट, और जो भी वो चॉइस करेगा वो चॉइस फाइनल होगी, उसके बाद वो उसको चेंज नहीं कर सकता। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सम रिस्पेक्ट में इनकम्प्लीट है। या तो उसमें अमाउंट नहीं लिखा है, या उसमें पार्टी का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, या उसमें डेट नहीं लिखी है, मतलब किसी भी तरीके से वो इनकम्प्लीट है। लेकिन एक चीज उसमें प्रॉपरली लिखी हुई है, जो कि है सिग्नेचर। एक चीज उसमें प्रॉपरली किया हुआ है जो कि है सिग्नेचर।
एकदम प्रॉपर तरीके से उसने किया हुआ है सिग्नेचर, सिग्नेचर में गड़बड़ नहीं हुई है, वो 100% ऑन पॉइंट है। ये सिग्नेचर गड़बड़ाएगा नहीं, सिग्नेचर ऑन पॉइंट है। ठीक है, तो ये सिग्नेचर करके आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है, इट इज इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट। तो इसमें जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, मतलब ऑनेस्ट आदमी, वो इसमें स्टैंप वैल्यू तक का कोई भी सामान, कोई भी अमाउंट लिख सकता है और वो अमाउंट वैलिड हो जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन है ए बी और सी के बीच में, तो ए ने बी को एक इंस्ट्रूमेंट दिया प्रॉमिसरी नोट, और पता है बी को, बी इसने अमाउंट नहीं लिखा और बी को पता है कि उस पे इसको उसको 15,000 रुपया सामने वाले से लेना है। वो क्या करता है, ये ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट को ही बिना अमाउंट लिखे सी को इंडोर्स कर देता है। अब सी को बी से 17,000 रुपए लेना था, स्टैंप वैल्यू भी 17,000 की लिखी थी, तो सी ने 17,000 लिख दिया। क्या सी ए से 17,000 क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस। क्या ए डिनाई नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल बोलता है, क्या लगता है? प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल की अगर एक होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स ने, ठीक है, एक अमाउंट लिख दिया है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो वो अमाउंट आपको उसको पे करना पड़ेगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। वाह। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, और उस पर यह अप्लाई नहीं होता है। तो इस पर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है जितना उस पर स्टैंप वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा, और ये तो सबसे भयंकर वाली चीज है, नेगोशिएशन की कंफ्यूजन। ओ भाई साहब, देखो, एकदम बढ़िया से सुन लेना। अगर एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है, दोनों में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसकी इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, ठीक है, जो आदमी का नेम पर है वो, जिस आदमी के नेम पर है वो, जैसे मैंने बोला ड्रॉई के, ठीक है, वही करेगा। ठीक है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कर सकता है नेगोशिएशन के लिए? नहीं। एजेंट कर सकता है क्या? एजेंट कर सकता है डिलीवरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता। मतलब अगर ए ने एक इंस्ट्रूमेंट बी को दिया, बी ने उसको सी को एंडोर्स किया, सी ने इसको डी को देना है, उसने डी का नेम इस पर लिख के साइन कर दिया है और अपने ड्रॉवर में रख दिया, ड्रॉर में, ठीक है, अरे घर के ड्रॉर में, फर्नीचर के ड्रॉर होता है ना, ड्रॉर में रख दिया, और फिर सी की डेथ हो जाती, क्या सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है जेड, क्या वो जाके डी को ये डिलीवर कर सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, लेकिन सर एक और चीज आती है, प्रेजेंटमेंट, मतलब पैसे लेना ऑन द ड्यू डेट। क्या प्रेजेंटमेंट एलआर को और एजेंट को की जा सकती है? ठीक है, प्रेजेंटमेंट एलआर और एजेंट दोनों को की जा सकती है। प्रेजेंटमेंट एलआर और एजेंट दोनों को की जा सकती है। ठीक है, प्रेजेंटमेंट एलआर और एजेंट दोनों को की जा सकती है, बोथ ऑफ देम कैन डू। ठीक है, दोनों के दोनों। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब आया 138, 130। अच्छा, अब एक ये वाला कहानी तो आप ऐसे समझ लो, ये तो पेपर में आता ही आता है। 138, 139, 140। देखो, 138 कब लगता है? जब आपका चेक डिसऑनर हुआ। ठीक है, अगर किसी भी केस में आपका चेक डिसऑनर हुआ है, तब सेक्शन 138 अप्लाई होता है इन केस ऑफ चेक डिसऑनर। या तो अ, आपके करंट अकाउंट है आपका,
और अगर आपका करंट अकाउंट ओवर ड्यू है, 7 लाख का था, ठीक है, आपका बैलेंस, आपने 18 लाख का चेक उस पर डाल दिया, तो भी चेक डिसऑनर माना जाता है। और जो स्टॉप पेमेंट होती है, अगर आप पेमेंट स्टॉप कराते हो चेक पे, वो भी डिसऑनर माना जाता है, और ये 138 के अंदर पेनल्टी के लिए लायबल है। लेकिन अगर आप ये गिफ्ट के लिए कर रहे हो, चैरिटी के लिए कर रहे हो, इलीगल के लिए कर रहे हो, तब उस केस में ये नहीं लगता। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, अवेयर रहिएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस केस में 138 अप्लाई होता है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस केस में 138 नहीं अप्लाई होता है। तो किस केस में नहीं अप्लाई होता? अगर 30 दिन में डिसऑनर होने के अंदर अंदर ड्रॉवर ने ड्रॉई को नहीं बताया, मतलब पेई ने ड्रॉअर को नहीं बताया है कि डिसऑनर हो गया, या बताया है और 15 दिन में पैसे मिल गए हैं, ठीक है, या 3 महीने में उसने चेक ही डिपॉजिट नहीं किया है। अब बार बार एक बात याद रखना, ए ने अगर बी को चेक दिया है और वो बोलता है 2 दिन के बाद ही चेक डालना, तो बी की ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो ए की बात सुने। अगर वो इसको 10 दिन बाद डाले, 20 दिन बाद डाले, कभी भी डाले, अगर 3 मंथ्स के वैलिडिटी पीरियड के अंदर डाल रहा है, तो वो डिसऑनर क्लेम कर सकता है, अगर डालने के बाद पैसे नहीं मिले तो। फिर आया सर सेक्शन 139। ये बोलता है सर, 139 से बढ़िया कोई सेक्शन नहीं इस दुनिया में। ये बोलता है कि जिसका नाम लिखा है ना चेक के ऊपर, पर्सन नेम्ड ऑन द चेक, जिसका नाम लिखा है ना चेक के ऊपर, जो भी आदमी का नाम लिखा है, वो आदमी इस चेक का राइटफुल ओनर है। वो आदमी इस चेक का राइटफुल ओनर है। राइटफुल ओनर मतलब वो एकदम ऑनेस्ट आदमी है और उसका हक बनता है इस पर पैसे पाने का, वो राइटफुल ओनर है, ठीक है। अगर जो दूसरा पार्टी है वो ये बोल रहा है कि नहीं सर, मैंने तो ये इंस्ट्रूमेंट इनको दिया ही नहीं, तो ये रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है। रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है मतलब क्या है कि इट इज ओपन फॉर डिबेट। आप कोर्ट में जाओ, अगर आप कोर्ट में जाके ये प्रूव कर दिए कि हाँ, हमने, आपने मुझे ये नहीं दिया, मैंने चोरी करके लिया या ऐसा कुछ, तो ठीक है, मैं मान लूंगा आपकी बात। जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते, तब तक अपना मुंह बंद रखिए। अब आया सर सेक्शन 148, 140। सेक्शन 140 बोलता है कैन नॉट यूज अनअवेयरनेस एज अ डिफेंस। मतलब ये बात कि मैं ये बोल दूं कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं बचेगा या उस दिन अवेलेबल नहीं होगा फॉर द पेमेंट ऑफ दिस चेक, आई वॉज अनअवेयर ऑफ दैट, ये आपके लिए 138 की पेनल्टी से आपको बचाएगा नहीं। ये कोई डिफेंस नहीं है। नहीं पता होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोविजन आप पर लगता नहीं है। दूसरी बात, एक लास्ट पॉइंट, अरे क्या हो गया, एक है भैया सबसे भयंकर सेक्शन, ठीक है, जहां पर सेक्शन नहीं, मतलब जहां बात करता है ड्रॉवर की लाइबिलिटी के बारे में, जहां बात करता है ड्रॉवर की लाइबिलिटी के बारे में, 134, ठीक है। बड़ी सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूं, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, ठीक है, और एक है मिस्टर सी, ठीक है। ए ने एक प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया और बी को दिया। ए रहता है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में जो इंटरेस्ट रेट है ऑन डिसऑनर वो है 12%, ठीक है। उसने बी को दिया, बी रहता है मलेशिया में, ट्रूली एशिया, ठीक है। यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 16%। बी ने इसको सी को इंडोर्स कर दिया, दे दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। सी रहता है रशिया में, यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 18%, वो है 18%। तो मेरा सवाल ये पैदा होता है, मतलब मेरा ये सवाल है, सवाल पैदा नहीं होता है, ये मेरा सवाल है कि ये जो 18% है, ये जो 18% है, तो ये, मतलब मेरा सवाल सी से है कि ये जो 18% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, तो जब ये सी के हाथ में डिसऑनर होगा तो सी केस करेगा, तो उसको कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, 18
16 या 12। तो याद रखना, सी जब केस करेगा, तो सी अगर जब ए पर केस करेगा, तो ए की लाइबिलिटी, क्योंकि वो ड्रॉर है, ए की लाइबिलिटी वहां से देखी जाएगी जहां पर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ है। तो जो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ है दिल्ली में, उसकी लाइबिलिटी 12% होगी। द इंटरेस्ट रेट ऑन डिसऑनर will be the rate where the instrument has been drawn, where the instrument has been drawn। इसके बाद एक और पॉइंट मैं बता देता हूं, अभी मेरे मन में आ रहा है, क्या पता पेपर में आ जाए। सेक्शन 117 जो रूल्स फॉर कंपेंसेशन है, उसमें एक 18% इंटरेस्ट की बात दी हुई है। याद रखो ये 18% इंटरेस्ट कब देना होगा। मान लो इधर आदि है, आदि ने मेरे को एक प्रोमिसरी नोट दिया, मैंने वो प्रोमिसरी नोट शिवानी मैम को फॉरवर्ड किया, ठीक है। शिवानी मैम के हाथ में जाके डिसऑनर हो गया, तो शिवानी मैम मेरे पास आके रोने लगी, मुझे पैसा दे दीजिए। मैंने अपनी जेब से, अपने पास से शिवानी मैम को पे ऑफ कर दिया। मैंने बोला लो आपका तो बात हो गई। अब आदि सर मेरे को 30 दिन बाद जाके पैसा देते हैं, तो वो मेरे को पूरा अमाउंट भी देंगे प्लस 30 डेज का इंटरेस्ट भी देंगे, क्योंकि उनकी गलती की वजह से मुझे 30 दिन तक अपने पैसे शिवानी मैम को देने पड़े, तो मुझे 18% पर इंटरेस्ट मिलेगा, वरना इंटरेस्ट कभी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट सिर्फ तब मिलेगा जब आदमी ने अपनी जेब से इंडोर्स इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कर दी है, तब इंटरेस्ट के लिए लाएंगे। यहां पर अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हुआ, चौथा वीडियो ऑफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन।